नमस्कार साथियों। हम लोग यूपीपीसीएस प्री की तैयारी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के मैप सीरीज पर भी हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर अटेंड किया था वो नॉर्थ अमेरिका पर था। उसी प्रकार से हम साउथ अमेरिका पे देखेंगे। थोड़ा सा इस पर ज़्यादा चीज़ें हैं, इस पर राजधानियों पर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोगों को देखना है कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले देखेंगे साउथ अमेरिका में। ये देखिए देश हैं, एक नज़र डाल लीजिए। ये आपका उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है और उत्तरी अमेरिका का ये भाग जो है कोलंबिया से मिलता है। तो कौन सा देश जो है उत्तरी अमेरिका से जाकर टच करता है, तो ये आपका कोलंबिया है। ये वेनेजुला है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। वेनेजुला की राजधानी काराकस है, ये आपके समुद्र के किनारे पर है। ये गुइना है और यहाँ सूरीनाम है और ये फ्रेंच गुइना है। आज भी यहाँ फ्रेंच की टेरिटरी काम करती है। फ्रेंच का एक तरीके से ये आपका मतलब अधीनस्थ देश है एक तरीके से। ठीक है ना। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। बोलीविया की राजधानी लापाज है, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। लीमा पेरू की राजधानी लीमा, ये भी पूछा जाता है। और इक्वाडोर की राजधानी जो है ये क्विट लिखा हुआ है। आप लोग क्विट पढ़ा होगा, ये क्विटे याद कर लीजिएगा। चिली की राजधानी है सेंटियागो, ये भी याद करिएगा। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। और पराग्वे की राजधानी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, बहुत छोटा सा है नाम, पढ़ने में नहीं आ रहा है। चलिए, लेकिन ये बोलीविया, चिली, पेरू और वेनेजुला। वेनेजुला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तेल, कच्चा तेल बहुत ज्यादा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये तो पॉलिटिकल मैप हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल मैप हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल मैप में मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिवर पर डिस्कस करेंगे और पहाड़ों पर डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिलाकर हम उन क्षेत्रों पर डिस्कस नहीं करेंगे जो रिसोर्स वाले क्षेत्र हैं। रिसोर्स वाले क्षेत्रों को हम फिर एक बार मैप के माध्यम से उसको समझेंगे ताकि हमारी चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। क्योंकि रिसोर्स पर बहुत ही पैट सवाल है, गिनती के करीब 25 से 30 सवाल हैं, वही पूछे जाते हैं बार बार। और आपको उसी आधार पर तैयारी करनी है। अगर मैं एक एक चीज पढ़ाने लगूंगा हर जगह तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगी और आपके काम का वो होगा नहीं। क्योंकि दो सवालों के लिए इतना वाइड सिलेबस है जो है ना, उस पर सब पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि जितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। चलिए, तो दूसरा इंपॉर्टेंट है रिवर। रिवर यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक रिवर है यहाँ पर, लेक, ये है ओरनिको रिवर। ये वेनेजुला के पास बहती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ये जिस घाटी से होकर बहती है वहां तेल बहुत पाया जाता है। तो वेनेजुला में तेल बहुत पाया जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल पर चलती है। यहाँ कच्चा तेल बहुत मिलता है वेनेजुला पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई थी। वेनेजुला पर बड़ा विरोध चला था अभी 2 साल पहले। तो यहाँ पर एक बोलीविया करके एक कॉइन भी चलाया गया था। वो आपको इम्पोर्टेंट वो याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप नदी का नाम याद रखिएगा। एक नदी है अमेजोन। आपने अमेजोन से कुछ सामान मंगाया होगा। ये अमेजोन इसी से लेकर प्रेरित था कि इतना बड़ा हमको बनाएंगे, इतना बड़ा हमको बनाना है। अमेजोन भारत दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। किसके अनुसार? आयतन के अनुसार। मतलब जितना वाटर इसमें फ्लो होता है उसके अनुसार ये सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। उस पर लेकिन वाटर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे जब अफ्रीका का मैप पढ़ेंगे। ये आपके आपके ये है साउथ अमेरिका में ये नदी है। और इसकी एक सहायक नदी याद रख लीजिएगा, ये रियो नेग्रो। पूछ सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर दो लेक हैं, लेक मार्सकाइबो और लेक टिटिकाका। ठीक है ना, ये पेरू है, ये बोलीविया है। ठीक है ना, बोलीविया और पेरू, इन दोनों के बीच में लेक टिटिकाका पड़ती है। ये याद रखना चाहिए आपको कि लेक टिटिकाका जो है किन दो देशों के बीच में पड़ती है। और लेक माराकाइबो, लेक ये माराकाइबो है, ये आपके वेनेजुला में पड़ती है। साल्ट लेक है, याद रखने की जरूरत नहीं साल्ट लेक, क्योंकि समुद्र से थोड़ा सा ये मिलती है और फिर यहाँ लेक के रूप में ये थोड़ा सा पानी यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। एक नदी यहाँ पर है पराग्वे, ये देखिए। और एक नदी ये पराना और ये उरुग्वे। ठीक है ना, ये तीन नदियों की भी लोकेशन आप एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत पूछा नहीं गया है, हालांकि सबसे ज्यादा ऑर्निको रिवर इन्हीं सब पर सवाल पूछे गए हैं। ऑर्निको रिवर अपना जल जो है यहाँ पर छोड़ती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये सब अटलांटिक महासागर है, ये साउथ अटलांटिक महासागर है। क्योंकि यहाँ से आपके 0 डिग्री चली गई और यहाँ से आप
0 डिग्री इधर से जाती है, 0 डिग्री इधर से चली गई, और यहाँ से 23.5 डिग्री मकर रेखा जाती है। तो यहाँ पर ये साउथ अटलांटिक है, इसके बाद सब साउथ अटलांटिक पड़ जाएगा 0 डिग्री के बाद। ठीक है, तो ये नदियों का मैप हो गया। इसके बाद देखते हैं जो पर्वत पर मैप है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्वत है एंडीज। एंडीज बड़ा इंपॉर्टेंट पर्वत है। यहाँ पर आप जानते हैं पैसिफिक ओशियन है। जब पैसिफिक ओशियन साउथ अमेरिका प्लेट से टकराया, तो दोनों के बीच में टक्कर होने के पश्चात एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी आपके महाद्वीप के पश्चिमी तरफ ये पाया जाता है, आपके वेस्ट घाट पर ये मिलेगा। तो ये एंडीज पर्वत है। ठीक है, तो ये सब आपको, ये पूरा देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और आपका अर्जेंटीना, ये सब में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना चाहिए। ब्राजील में नहीं फैला हुआ है। अगर मान लीजिए कभी सवाल पूछ ले कि एंडीज पर्वत निम्नलिखित में किस देश में नहीं फैला है, तो आपको पता हो जाना चाहिए उरुग्वे में नहीं है और ब्राजील में नहीं है। इन्हीं दोनों को ऑप्शन देगा वो पक्का। पराग्वे में हो सकता है थोड़ा बहुत हिस्सा हो, बाउंड्री बनाता हो, और यहाँ पर गुयना, सुरीनाम, यहाँ पर भी नहीं फैला है ये। ठीक है ना, इसी क्षेत्र के जो देश हैं जो इस तरफ अटलांटिक महासागर में है, ये यहाँ पर कहीं पर एंडीज नहीं फैला हुआ है। ये आपको याद रखना, एक बार लोकेशन याद कर लीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा कुछ बनाएगा। तो ब्राजील नहीं मैच करता है, उरुग्वे मैच नहीं करता है एंडीज पर्वत। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था महाद्वीप को पढ़ने के पहले थोड़ा सा चीजें देख लेनी चाहिए, इसके आसपास क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपके गलापागोस आइलैंड, ये इक्वाडोर का है। ये आइलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये किस देश का है। ये गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर का है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये डार्विन, आपने नाम सुना होगा साइंस में, डार्विन ने यहीं पर शोध किया था जिराफ पर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर चारों तरफ देख लें तो ये कैरेबियन सी है, ये अटलांटिक महासागर है, ये फॉकलैंड आइलैंड है। ये किसके अंतर्गत है, यूके। यहाँ पर एक फॉकलैंड की ठंडी जलधारा जाती है, अभी करंट पे हम लोग देखेंगे भी उसको, ओशियन करंट का भी मैप मैंने इस पे डाला हुआ है। और एक मैंने स्टेट आपको बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ ये मैगेलन, ये यहाँ पर आपको मैच कराती है साउथ पैसिफिक ओशियन से साउथ अटलांटिक ओशियन, या प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, और स्पष्ट कर देंगे उत्तरी, दक्षिणी प्रशांत महासागर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इनको मैच कराता हुआ ये दिखाता है। ये सब चीजें थोड़ा सा याद होनी चाहिए। और ये एक लोकेशन याद हो, कैप हॉर्न। ठीक है ना, ऐसे ही अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे केप होप मिलेगा। इसी प्रकार से केप हॉर्न है, हॉर्न की तरह यहाँ सीन की तरह ये फैला हुआ है, यहाँ पर केप हॉर्न है। दो लेक यहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। एक लेक मार्काइबो है, ये मार्काइबो। ठीक है ना, ये आपके देखिए समुद्र है, ये कैरेबियन सी है। गल्फ ऑफ वेनेजुला है, क्योंकि वेनेजुला देश है यहाँ पर, तो इसकी गल्फ ऑफ वेनेजुला हो गया। ये इससे मैच कर रहा है ना, तो साल्ट लेक है, ये है, नमकीन पानी है। और लेक टिटिकाका, पेरू और बोलीविया के बीच में ये लेक टिटिकाका है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपकी ओशियन करंट के बारे में। मैंने आपको बताया था ये देखिए, इस पर हम लोग पढ़ रहे हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका के जो पश्चिमी तट है, इधर पे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है, और इसी के कारण यहाँ पर आपको एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलता है। एल नीनो और लानीना। लानीना मतलब होता है ठंडी जलधारा वापस आ जाए, और एल नीनो मतलब होता है इसका टेम्परेचर अचानक बढ़ जाए। तो पेरू की ठंडी जलधारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक ठंडी जलधारा ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के माध्यम से आ रही है, तो यहाँ पर ये बहकर किनारे चली जाती है। इसको फॉकलैंड, यहाँ पर आइलैंड था, अभी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है, और ये ब्राजीलियन की गर्म जलधारा है, और यहाँ ऊपर से निकल जाती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। तो ये आपने मैप देख लिया ना, यही हम लोगों को चीजें थोड़ा सा डिस्कस करनी होती है, देखनी होती है। तो ये आपका एक बार रिवीजन यहाँ पर फिर से हो गया। ये बेंगुला की ठंडी जलधारा है, ये कनारी है, यहाँ बीच में आपके सारगैसो सी है। इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे पिछले वाले मैप पे मैंने ये मैप नहीं डाला था, चिनूक हवा वहां पर बहती है, और एक सांता आना, सांता आना, ये दो हवा नॉर्थ अमेरिका की पैट हवा है, और एक ब्लिजार्ड हवा है, नॉर्टे भी यहाँ बहती है। हालांकि सबसे ज्यादा ये दोनों पूछी जाती हैं। इसी प्रकार से साउथ अमेरिका की एक पेम्पेरो है, ठंडी ठंडी हवा, और जोंडा, ये गर्म हवा है। ठीक है,
ये गर्म हवा है। ये लोकल हवाएं हैं, ये आपको याद रखनी। दो ही हवाएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जोंडा और पैम्पेरो। यहाँ पर आपकी चिनूक और सांडा आना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मिस्ट्रल है, गोरा है, फुहान है, सिरोको है, खमसिन है, हरमट्टन, हबू, बुरान, ये सब हमको ब्रिक फील्ड, ये सब हम लोगों ने लोकल विंड में पढ़ा था। और मैप के साथ अभी पढ़ेंगे जब, और भी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ग्रास। ग्रास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। यहाँ पर चार पांच प्रकार की ग्रास यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एक लानोस है, यहीं पर आपके 0 डिग्री की रेखा यहाँ से गुजरती है, तो ये गर्म, मतलब ये आपके उष्णकटिबंधीय घास है लानोस, जिसको हम अपने भारत में समाना बोलते हैं, अफ्रीका में समाना बोलते हैं, इसको यहाँ पे लानोस बोलते हैं। और ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहीं पर एक कटिंगा प्लेटू पड़ता है, तो कटिंगा घास वहां मिलती है। हाईलैंड का मतलब कुछ नहीं है, हाईलैंड का मतलब एक पठारी भाग से है, ठीक है। एक ग्रांड चाको, ये ग्रांड चाको ये भी एक घास है, ये देखिए। ये घास की क्या खास बात है, यहाँ 23.5 डिग्री रेखा गुजर जाती है, मकर रेखा। तो इसका कुछ हिस्सा गर्म हिस्से में आता है, कुछ हिस्सा ठंडे हिस्से में आता है, तो ये ठंडी गर्म करके ग्रास है, इसलिए इसको ग्रांड चाको के मैदान बोलते हैं। थोड़ा सा गर्म है, लेकिन इसकी लोकेशन ठंडे जगहों पर ज्यादा है, तो दलदली क्षेत्र ज्यादा है ये, ठीक है ना, तो इसको ग्रांड चाको का मैदान बोलते हैं। कटेंगा प्लेटों में जो घास पाई जाती है उसको कटेंगा ग्रास कहते हैं, वो भी गर्म ग्रास है। सेलवास भी इसका नाम है, सेलवास अमेजन बेसिन के पास पाई जाती है। उसी प्रकार से एक पंपास घास है यहाँ पर, ये आपके ठंडे प्रदेश में पाई जाती है, इसको शीतोष्ण घास मैदान कहते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी है, वैसे पंपास है यहाँ, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लानोस हो गया, सेलवास हो गया, कटिंगा हो गया, ग्रांड चाको हो गया, पंपास हो गया, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगर थोड़ा सा मतलब संसाधन भी इसको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सेंटियागो है, सेंटियागो बड़ा व्यापार क्षेत्र है, यहाँ पर काफी दुग्ध उत्पादन होता है और चमड़े का काफी व्यापार होता है, क्योंकि जानवर मिलेंगे। उसी प्रकार से अर्जेंटीना में है, ब्राजील का ये ब्राजीलिया है, ठीक है ना। यहीं पर एक रियो दी जेनेरियो करके एक बड़ा सा बंदरगाह पड़ता है, रियो दी जेनेरियो, आपने बड़ा नाम सुना होगा। तो वहां से काफी गन्ने वन्ने का उत्पादन होता है, और गन्ने को काफी वहां से निर्यात किया जाता है, तो गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र है ब्राजील, ठीक है, गन्ना उत्पादन बहुत होता है। वेनेजुला से मैंने आपको बताया था कच्चा तेल बहुत निकलता है। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा ये आपको याद रखनी है। तो ये कुछ राजधानियां याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताई, और कुछ लोकेशंस, ग्रास के नाम, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको साथ में ओशियन करंट वगैरह भी साथ में आपको देखते रहना है, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब आपको छोड़ देता हूँ, चलिए ये वाला, इस वाले आइलैंड का क्या नाम है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अभी मैंने पढ़ाया है, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। इस वाले आइलैंड का क्या नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था, वो रिसर्च कौन थी, तो वो सब चीजों को आपको देखना है यहाँ पर। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कौन सा आइलैंड है, ठीक है। तो ये आपके साउथ अमेरिका में इतना ही था, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संसाधन वाले कुछ राज्यों के मतलब कुछ शहरों के नाम आ जाते हैं, वो हम लोग जब संसाधन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। यहाँ मिक्सअप करने की आवश्यकता वहां पर मुझे लगता है कि नहीं है, वो कुछ सवाल पैट होते हैं तो उनको वहां पर हल करेंगे। तो आज इतना ही है, फिर अगर कोई कंफ्यूजन होती है आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, और ये इन सब चीज़ों का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज इतना ही है, फिर मुलाकात होगी आपसे, नमस्कार।